हेलो। Yes, ma'am. Good Yes, morning, ma'am. everybody. Good morning, ma'am. Okay, am I audible? Clear? Yes, ma'am. Disturbances तो नहीं है? Okay. Okay, shall we start the class? कोई स्टूडेंट और हैं जो ज्वाइन करेंगे? Okay, we'll start the class. So in the last lecture, good morning. Okay, in the last lecture we have discussed about dementia and delirium. So today's topic is Parkinson's disease. तो basically ये हमारा जो है वो डिस्कशन टाइप होगा. ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, जस्ट रिवीजन टाइप लेक्चर है. तो today we will be dealing with Parkinson's disease. तो what is Parkinson's disease? साइकेट्री में आपको हो गया है. Parkinson's क्या होता है? Anybody? What is Parkinson's? कुछ दिन के बाद आपके एग्जाम्स होने वाले थे बट वो पोस्टपोन हो गए हैं और अभी तक आप पार्किंसंस नहीं बता पा रहे हो. Nobody? Okay, fine. No problem. Okay, so Parkinson's disease is a chronic neurodegenerative movement disorder which affects the voluntary and emotional movements and most commonly seen in elderly patients, which leads to significant disability. So again, I am telling you the definition. Parkinson's disease is a chronic neurodegenerative movement disorders which affects voluntary and emotional movements and commonly seen in elderly, which significantly leading to disability. So basically Parkinson's disease क्या होता है? जब मैं आपको मूवमेंट डिसऑर्डर्स पढ़ा रही थी तो उसमें दो डिजीज कंडीशंस भी आए थे, आपका पार्किंसंस डिजीज एंड एल्जाइमर्स. तो एल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस डिजीज जो होते हैं वो मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं. तो बेसिकली क्या है कि इट इज अ क्रॉनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. तो जब से हमने न्यूरोलॉजी पढ़ना शुरू किया है तब से हमें पता है कि न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी का सिंगल ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अगर एक बार डैमेज हो जाए तो वो वापस से रीजनरेट नहीं होता. तो कोई भी डिजीज कंडीशन है जो भी हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर रही है या जो भी हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, दैट इज अ स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. तो वैसे ही हमारा पार्किंसंस भी है. पार्किंसंस डिजीज इज अ क्रॉनिक न्यूरोडिजेनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज. तो ये धीरे 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 आगे प्रोग्रेस करती है एंड इट इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव. एक बार एक न्यूरॉन खराब हो गए वो दोबारा रीजनरेट नहीं होंगे, फिर अगेन कोई उसके आगे का न्यूरॉन डैमेज हुआ, उसके आगे का न्यूरॉन डैमेज हुआ, न्यूरॉन डैमेज होना शुरू होते चले जाएंगे एंड वो रीजनरेट नहीं करेंगे. तो Parkinson's is a chronic neurodegenerative muscular disorder, a movement disorder which affects the voluntary and emotional movements. वॉलेंट्री मीन्स जिन मूवमेंट्स को वी कैन कंट्रोल इजीली. हमारे हैंड मूवमेंट है, गेट है, हम कैसे चल रहे हैं, हमारे फीट मूवमेंट है, चलना है नहीं चलना है, एक जगह स्टैटिक रहना है, बैठ जाना है, खड़े हो जाना है, या फिर आगे मूव करना है नहीं करना है, दैट इज आवर वॉलेंट्री मूवमेंट. कि हम जिन मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अफेक्शन होता है उन मूवमेंट्स का. हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो है वो इनवॉलेंट्री हो जाते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. So Parkinson's disease is a chronic neurodegenerative movement disorder which affects your voluntary and emotional movements and commonly seen in elderly people. जो हमारे elderly जो बुजुर्ग लोग होते हैं ज्यादातर उन लोगों में दिखाई देता है. Fine. Then comes to the epidemiology. Epidemiology otherwise known as incidences. तो primarily a disease of elderly people. Elderly people ज्यादा affect होते हैं इससे. Then age above 55 years of age ज्यादा, जो 55 इयर्स से ज्यादा एज वाले होते हैं ज्यादातर वो अफेक्ट होते हैं इससे. देन कम्स टू द क्लिनिकल कॉजेज. अब इसकी कॉजेज क्या क्या है? कॉजेज आर अनक्लियर क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूरोलॉजिकल जो भी कंडीशंस होती हैं वो इडियोपैथिक होती हैं. इडियोपैथिक मतलब देयर कॉजेज, द कॉजेज अननोन.
So basically the causes are unclear because there are so many other factors जो ये disease condition कर सकते हैं, disease condition का cause हो सकते हैं, most of the time idiopathic होता है. तो जो other associated risk factors हैं, they are environmental toxins, pollution बहुत ज्यादा है आजकल, pollution है, उसके बाद में air pollution है, noise pollution है, फिर आपका वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है. तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जैसे एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ज्यादा गाड़ियां चलने लगी हैं आजकल, तो एयर बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रही है. वो पोल्यूटेड एयर हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. तो जो इनहेल कर रहे हैं तो उसके अंदर टॉक्सिन्स जा रहे हैं. आपका निकेल हो गया, फिर आपका कैडमियम हो गया, ये सब हमारे व्हीकल से निकलने वाले जो स्मोक है उसके अंदर मिक्स होते हैं. वही स्मोक हम अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं. तो वो जो स्मोक है, वो जो केमिकल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जा रहे हैं, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन के अंदर, जब हमारे ब्लड के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे तो वो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है, तो वही सारे जो केमिकल्स हैं वो हमारे ब्रेन तक जाएंगे. वो जब केमिकल्स ब्रेन तक पहुंच जाएंगे तो वो ब्रेन को डीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का जो सिस्टम है वो फंक्शन जो है वो डिक्रीज डाउन होने लगता है. तो इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गया एक आपका फर्स्ट कॉज. सेकेंड कॉज होगा आपका फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स मोस्ट ऑफ द टाइम डायबिटिक पेशेंट्स में होते हैं, जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, या डायबिटिक या फिर जिनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है जिन पेशेंट्स को, उनमें फ्री रेडिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है. और फ्री रेडिकल्स क्या काम करते हैं, वो फ्री आयंस बनाते हैं. फ्री आयंस ब्रेन में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं ब्रेन के अंदर जाके, तो वो आयंस क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखते हैं. जो हमारे केमिकल आयंस होते हैं वो हमारे मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करके रखते हैं. बट अगर केमिकल आयंस एक्सेसिवली उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, वॉलंटरी मूवमेंट्स को इनवॉलंटरी में चेंज कर देंगे. क्योंकि एक चीज है कि हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर सपोज 10 आयंस है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमारे मसल्स में 10 आयंस है, वो 10 आयंस नॉर्मल है, और वो क्या कर रहे हैं, जब हम सोचते हैं कि फ्लेक्शन करना है तो फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन करना है तो एक्सटेंशन कर सकते हैं. बट वो फ्री रेडिकल्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक आयंस जो हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है. अब आयंस का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो 10 की जगह वो 20 उनका प्रोडक्शन हो रहा है. तो अभी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयंस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट्स हैं वो वॉलंटरी की जगह अपने आप होने लगेंगी, क्योंकि ब्रेन के पास में चीजें ज्यादा हैं, ब्रेन के ऊपर प्रेशर है. तो इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल्स की वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर आयन प्रोडक्शन एक्सेसिव कर देते हैं, और आयंस की वजह से बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो इनवॉलंटरी में चेंज हो जाती हैं. ये फ्री रेडिकल्स का कॉज होता है. देन नेक्स्ट इज एजिंग. तो डेफिनेटली जैसे 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 एज इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे ही हमारे सारे सिस्टम्स जो है वो डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर एज के बाद में इंसान को सुनाई कम देने लगता है, फिर उनको आई साइट का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको दिखाई कम देने लगता है, वो स्लो बोलने लगते हैं, स्लो स्पीच हो जाती है, मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, जितने भी जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स हैं आपके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, उन सब में पेन होने लगता है. क्योंकि जो सर्फेक्टेंट होता है जिसकी वजह से जो जॉइंट्स हैं उनकी मस्कुलैरिटी बनी रहती है, उनकी रिजिडिटी बनी रहती है, वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे. उसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट पेन होने लगता है. तो जैसे जैसे एक पर्टिकुलर एज आती रहती है, वैसे वैसे हमारे सारे सिस्टम्स, नॉट ओनली ब्रेन बट बॉडी के सारे सिस्टम्स जो है वो डिक्रीज डाउन होना शुरू कर देते हैं. तो उसी तरीके से जब सारे सिस्टम्स डिक्रीज डाउन होंगे, उनकी फंक्शंस डिक्रीज होंगे, ब्रेन का फंक्शन भी डिक्रीज होने लगेगा. तो एक पर्टिकुलर एज के बाद सारे सिस्टम्स जो है उनका प्रोग्रेस कम हो जाता है, उनका प्रोडक्शन, सेल्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. तो एज इज रिलेटेड टू द डिक्लाइन इन द डोपामिन प्रोडक्शन. डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा. देन जेनेटिक्स. अब डेफिनेटली हम जब से न्यूरो पढ़ रहे हैं तब से ये जेनेटिक्स तो इन्वॉल्व है ही है, क्योंकि जेनेटिक्स में क्या होता है कि फ्रॉम वन पेरेंट टू अनदर इंडिविजुअल देयर चिल्ड्रन, एंड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, ये जेनेटिक्स में होता है. फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ये जेनेटिक्स में होता है. ठीक है, तो कॉजेज क्लियर है आपको. कॉजेज आर, एक सेकेंड, हाँ, कॉजेज आर, वैसे तो इडियोपैथिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जो
डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वो है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, देन फ्री रेडिकल्स, एडवांस एजिंग एंड जेनेटिक्स। तो ये है आपके केमिकल जो एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका साइन एंड सिम्टम्स। तो साइन एंड सिम्टम्स में अगर किसी पेशेंट को इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उन पेशेंट्स में क्या होता है साइन एंड सिम्टम्स में बेसिकली? आप मुझे बताओ, अगर आपने कोई इनवॉलेंटरी मूवमेंट का पेशेंट देखा हो तो आपने नोटिस किया हो, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखे हैं आपने पेशेंट्स में? साइकेट्री की पोस्टिंग हुई है आप लोग की? No, ma'am. साइकेट्री की पोस्टिंग नहीं हुई है? No, ma'am. No, ma'am. तो फिर आपने साइकेट्रिक पेशेंट्स देखे नहीं होंगे। ओके फाइन। तो जो बेसिकली पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें साइन एंड सिम्टम्स मूवमेंट रिलेटेड होते हैं, जैसे ट्रिमर्स। ट्रिमर्स मतलब हैंड्स जो होंगे, हेड होगा, उनमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। इनवॉलेंटरी मतलब वो अपना सर हिलाते रहेंगे, उनका सर हिलता रहता है, वो खुद पूरी बॉडी उनकी ट्रिमर्स में आ जाती है, पूरी बॉडी हिलती रहती है, वो इनवॉलेंटरी हो जाते हैं। हैंड शेकिंग होने लगती है, हैंड ट्विचिंग होने लगती है, फिर मसल रिजिडिटी हो जाती है। मसल रिजिडिटी की वजह से पेशेंट को आर्थराइटिस लाइक स्टिफनेस हो जाती है। जैसे आर्थराइटिस में होता है ना, आर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब जब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है तो जॉइंट मूव करने में प्रॉब्लम होगी, चलने में प्रॉब्लम होती है, बैठने में प्रॉब्लम होती है, उठने में प्रॉब्लम होती है, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से पार्किंसंस में भी मसल रिजिडिटी हो जाती है। मसल रिजिडिटी की वजह से क्या होगा, आर्थराइटिस लाइक स्टिफनेस हो जाती है। देन फिर ब्रेडिकाइनेसिस। ब्रेडी मींस डिक्रीज। ब्रेडिकाइनेसिस का मतलब है, काइनेसिस मतलब मूवमेंट्स, तो ब्रेडिकाइनेसिस का मतलब है डिक्रीज मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स कितनी होती है हमारी, चूइंग प्रॉब्लम होने लगती है, swallowing प्रॉब्लम होने लगती है, स्पीकिंग प्रॉब्लम होने लगती है, देन डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मूवमेंट्स, कंट्रोलिंग फाइन मूवमेंट्स, वॉकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। ये सब मूवमेंट रिलेटेड डिसऑर्डर साइन एंड सिम्टम्स है। देन पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि पेशेंट अगर एक जगह बैठा है, अगर हमने पार्किंसंस का कोई पेशेंट देखा है और हम उसको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करें तो आप देखोगे कि वो एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। बैठ नहीं पा रहे इन द सेंस, अगर वो बैठे हैं ना तब भी वो पूरा टाइम हिलते ही रहेंगे। तो ये ये जानबूझ के वो नहीं करते हैं, ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स की वजह से होता है। तो बेसिकली क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ट्रिमर्स होंगे पेशेंट को, मसल रिजिडिटी होगा, मसल रिजिडिटी की वजह से डिफिकल्टी होगा पेशेंट को बेंडिंग, मूविंग, देन फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस ही नहीं होंगे पेशेंट को, कोई भी मून लाइक फेस हो जाएगा। मून लाइक फेस मतलब एक्सप्रेशनलेस। देन ब्रेडिकाइनेसिस हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम्स होंगे, च्यूइंग प्रॉब्लम्स होंगे, swallowing प्रॉब्लम होंगे, स्पीकिंग डिफिकल्टी होगा, देन इनिशिएटिंग मूवमेंट डिफिकल्टी होगा, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होगा, वॉकिंग डिफिकल्टी होगा पेशेंट को, देन पोस्चरल इनेबिलिटी होगा। पोस्चरल इनेबिलिटी में मतलब पेशेंट वुड बी प्रोन टू फॉल, वो क्योंकि वो उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर वो अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो दे वुड फॉल डाउन। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या आएगा, पेशेंट वोंट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली, स्पीकिंग डिफिकल्टी होगा, swallowing डिफिकल्टी होगा, चूइंग डिफिकल्टी है, मसल रिजिडिटी है, मसल स्टिफनेस है, मसल पेन है, आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स है पेशेंट को। तो ये सारे के सारे पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो पार्किंसंस क्या है, पार्किंसंस इज अ न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज कंडीशन विच इज प्रोग्रेसिव एंड कॉमनली सीन इन एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली individuals. So this is the definition of Parkinson's. The next आता है आपका etiology. Etiology is most of the time idiopathic, but some risk factors are genetics from parents to their children and from one generation to another generation. तो genetics, then environmental factors होते हैं आपके। environmental factors में आते हैं आपके टॉक्सिन्स हो गए, pollutants हो गए, फिर एयर पोल्यूशन हो गया, फिर फ्री रेडिकल्स हैं, ये सब आपके आते हैं इटियोलॉजी में। रिस्क फैक्टर्स में एंड एडवांस एज, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो डीजनरेट होने लगते हैं, बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो डिक्रीज डाउन होने लगते हैं। तो ये होते हैं साइन एंड क्लिनिकल etiology and risk factors. Then comes to the
साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या क्या होगा, मसल रिजिडिटी होगा पेशेंट को, मस्कुलर पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर्स होंगे, मूवमेंट डिसऑर्डर्स की वजह से पेशेंट वोंट बी एबल टू स्पीक प्रॉपरली, वॉक प्रॉपरली, स्वॉलो प्रॉपरली, वर्ड प्रॉब्लम होगा पेशेंट को, ट्रिमर्स होंगे पेशेंट को, इनवॉलंटरी मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स होंगे पेशेंट को, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या क्या करेंगे हम, फर्स्ट होगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आप पूरा पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, देन डायटरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ये सब आपने कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन करना है पेशेंट का। देन आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आप पेशेंट के रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, ओरिएंटेशन चेक करोगे, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करोगे। तो बेसिकली आपने ग्लासगो कोमा स्केल के हिसाब से पेशेंट को चेक करना है, मसल मूवमेंट्स है या नहीं है पेशेंट के, जो आपका स्टिमुलस देते हैं हम, स्टिमुलस पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए पेशेंट का रिएक्शन है या नहीं है, फिर पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है, टाइम पर्सन प्लेस के लिए कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मोटर सेंसरी फंक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पेशेंट को, ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। बेसिकली हम ग्लासगो कोमा स्केल के हिसाब से पेशेंट को चेक करेंगे। उसके बाद आते हैं आपके लैब इन्वेस्टिगेशन। अब लैब इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करोगे, इंपॉर्टेंट है पेशेंट का इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम करेंगे, ईईजी करना है, ईईजी करना है, ईसीजी करना है, एमआरआई, ब्रेन एमआरआई करना है, फिर मस्कुलर रिजिडिटी के लिए नर्व कंडक्शन टेस्ट करना है पेशेंट का। उसके बाद में पेशेंट को किसी भी तरीके से कोई भी रिलेटेड पॉल्यूटेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए पेशेंट का आरएफटी करना है, केएफटी करना है, एलएफटी करना है, फिर पेशेंट को ब्लड एग्जामिनेशंस करने। तो ये सारे होंगे आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशंस में भी ईईजी, ईसीजी, एमआरआई, एक्सरे, देन ब्लड एग्जामिनेशन, पीएफटी, केएफटी, एलएफटी, ये सब आपने पेशेंट का लैब इन्वेस्टिगेशंस में करना है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं तो मैनेजमेंट में हम पेशेंट को डोपामिनर्जिक ड्रग्स देंगे। डोपामिनर्जिक ड्रग क्यों देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ एडवांसिंग एज, पेशेंट की एज इंक्रीज हो रही है, इसके लिए पेशेंट का डोपामिन कम हो रहा है। तो जैसे ही पेशेंट का डोपामिन कम होता है तो हम पेशेंट को डोपामिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, विच प्रोड्यूसेस और विच इम्प्रूव द डोपामिन फंक्शन एंड विच इम्प्रूव द डोपामिन प्रोडक्शन। तो हम पेशेंट को डोपामिनर्जिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। देन एंटी मस्कुलरिनिक ड्रग्स, जो एक इनहिबिटर एस इनहिबिटर्स होते हैं, यानी पेशेंट को हमने एस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने हैं, जो एंटी कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करने हैं। कोलिनर्जिक इनहिबिटर्स इसलिए प्रोवाइड करने हैं बिकॉज पेशेंट को डिक्रीज, सारे बॉडी सिस्टम्स जो है वो डिक्रीज डाउन हो रहे हैं। अब बॉडी के सिस्टम्स डिक्रीज डाउन हो रहे हैं बट प्रोसेस जो है, जो आपके एंजाइम्स हैं, जो आपके बॉडी में एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, उनका रिलीज डिक्रीज नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमने वो एंटी कोलिनर्जिक्स जो है वो डिक्रीज डाउन करने हैं, इसीलिए हमने एस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने हैं। एस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने का रीजन यही है कि जब किडनीज के ऊपर का फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, किडनीज फंक्शन ज्यादा करना शुरू कर देती हैं, उसको डिक्रीज डाउन करना है, तो इसीलिए हमने एस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने हैं। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में हम एस इनहिबिटर्स देंगे एंड डोपामिनर्जिक एजेंट्स देंगे। डोपामिनर्जिक एजेंट्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने पेशेंट का डोपामिन लेवल इंक्रीज करना है, और एस इनहिबिटर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कोलिनर्जिक एस्टरेस है, कोलिनर्जिक एस्टरेस का लेवल हमने कम करना है। देन आता है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कैसे करते हैं। पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से डीप ब्रेन जो है, जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, वो स्टिमुलेट हो जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, नॉट ऑलवेज, वो हमेशा के लिए नहीं होता, बट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से जो मसल रिलैक्सेशन है, मसल रिजिडिटी है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। तो ये होता है आपका पार्किंसंस डिजीज। तो बेसिकली पार्किंसंस डिजीज जो है वो एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कंडीशन है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये एल्डरली पीपल में दिखाई देती है, एंड इट इंक्लूड्स योर
लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ये आपका डेफिनेशन हुआ। उसके बाद में आते हैं आपका इटियोलॉजी। इटियोलॉजी इज मोस्ट ऑफ द टाइम इडियोपैथिक, बट there are some risk factors, and risk factors includes your environmental toxins, advanced age, free radicals and genetics. Then आते हैं आपके clinical sign and symptoms. Clinical sign and symptoms में आते हैं आपके muscle rigidity, muscle pain, involuntary movements, then difficulty in swallowing, difficulty in speaking, difficulty in eating, difficulty in walking, difficulty in bending, standing, every movement disorders, movement related सिम्टम्स आएंगे। फिर आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आते हैं आपके हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, देन डाइटरी हिस्ट्री। ये आपका हिस्ट्री कलेक्शन में होगा। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने पेशेंट का कंप्लीट ग्लासगो कोमा स्केल स्टेटस चेक करना है, ग्लासगो कोमा रिलेटेड एडवांसमेंट्स चेक करने हैं, पेशेंट का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स टाइम पर्सन प्लेस चेक करना है, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है, पेशेंट के कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, पेशेंट रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स स्टिमुलस या नहीं है वो चेक करना है आपने। फिर पेशेंट का मस्कुलर एक्टिविटीज है या नहीं है वो चेक करना है। तो ये होगा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में। उसके बाद आते हैं हम लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को ईईजी करना है, ईसीजी करना है, एमआरआई होना है, एक्सरे होना है, फिर पीएफटी, केएफटी, एलएफटी होना है। उसके बाद में पेशेंट का नर्व कंडक्शन टेस्ट होना है। तो ये आएगा आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर आएगा आपका मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट में क्या करना है? मैनेजमेंट में हमने पेशेंट को डोपामिनर्जिक एजेंट्स प्रोवाइड करने हैं एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। डोपामिनर्जिक इसलिए प्रोवाइड करने हैं क्योंकि डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना है। एंटीकोलिनर्जिक्स इसलिए प्रोवाइड करने हैं क्योंकि कोलिनर्जिक एस्टरेज का जो लेवल है वो डिक्रीज डाउन करना है। ये साइमल्टेनियस चलते हैं, रेसिप्रोकल चलते हैं कि अगर कोलिनेस्टेरेज बढ़ेगा तो डोपामिन डिक्रीज हो जाएगा, डोपामिन इंक्रीज होगा तो कोलिनेस्टेरेज डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ऑल्टरनेटिवली चलाने हैं। डोपामिन को इंक्रीज करना है तो डोपामिनर्जिक्स देने हैं, कोलिनेस्टेरेज को कम करना है तो एस इनहिबिटर्स प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट में पेशेंट का डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करना है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करने से क्या होता है कि जो अनकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सम पीरियड ऑफ टाइम फॉर 1 आवर और 2 आवर्स के लिए एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पेशेंट के जो मसल मूवमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेसिस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। फाइन। उसके बाद आएगा आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। अभी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है? पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट चेक करना है, वाइटल साइंस चेक करने हैं। फिर पेशेंट को ब्रेडिकाइनेसिस हो रहा है। ब्रेडिकाइनेसिस का मतलब होता है डिक्रीज बॉडी मूवमेंट्स। पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, बेंड करने में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पेशेंट को यू कैन नॉट लीव द पेशेंट अलोन, यू कैन नॉट लीव द पेशेंट ऑल अलोन, क्योंकि पेशेंट को ब्रेडिकाइनेसिस है तो वो कभी भी फॉल हो सकते हैं, फॉल इंजरीज हो सकती है पेशेंट को। तो नेवर लीव द पेशेंट अलोन। देन डाइटरी मैनेजमेंट करना है पेशेंट को। तो ये सब होगा हमारा पार्किंसंस में। तो ये बेसिकली था हमारा डिजीज कंडीशन पार्किंसन। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए, क्योंकि अभी आपका चलेगा पूरा, आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, अभी आपका पूरा का पूरा रिवीजन चलेगा। तो रिवीजन में ही मैं आपको इतने सारे एक साथ करा दूंगी तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। और रिवीजन कराने के लिए फिर अगेन एंड अगेन फिर रिवीजन ही रिवीजन चलता रहेगा। तो इसीलिए नेक्स्ट आपका सीजर्स जो है हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके यस मैम। ओके। Yes, ma'am. हाँ, प्लीज टेल मी कि अगर आपको न्यूरो के अलावा भी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो कंप्लीट करा दूंगी। अगर आप लोग एक बार अपनी क्लास में डिस्कस कर लेना, आपको कोई और टॉपिक, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूरो में ही आप पूछ सकते हो, कोई और टॉपिक जो आपको समझ में ना आया हो या जिसके आपको नोट्स चाहिए, आप मुझे बता देना। ठीक है, ओके मैम। Ma'am. ओके। मैं क्लास में ही हूँ, अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके मैम। ओके। थैंक यू मैम।
देखो तो ये सिखाए नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं सिखाते हैं। Hello.